प्रिय छात्रों, आज मैं शक वंश के महत्वपूर्ण शासक नहपान की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा। यह टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। नहपान पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के क्षयरात वंश से संबंधित था, जिसका संस्थापक भूमक था। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि गुजरात, काठियावाड़, मालवा और संभवतः पश्चिमी राजपूताना और सिंध के प्रदेश भूमक के अधिकार में थे। उसके सिक्कों पर ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग हुआ है तथा उसका शासनकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी में रखा जाता है। इसने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी। भूमक के बाद नहपान क्षयरात वंश का शासक बना, जो इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। पेरिप्लस में इसे मेम्बेरस कहा गया है, तो जैन साहित्य में इसका उल्लेख नरवाहन या नववाहन के रूप में हुआ है। नहपान का नाम 8 गुहालेखों में मिलता है। इनमें से 6 नासिक से, 1 कारले से और 1 जुन्नार से प्राप्त हुआ है। उसकी मुद्राओं से भी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नहपान के राज्य विस्तार के बारे में भी हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। उसके दामाद ऋषभदत्त के अभिलेखों, जो नासिक तथा कारले से प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि पारद, जो सूरत का दूसरा नाम था, सूरपारक, जो सोपरा का नाम था, भृगुकच, जो बड़ौच का नाम है, दसपुर, जो पश्चिमी मालवा का नाम है, प्रभास, जो काठियावाड़ में स्थित है, और अजमेर, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर इन क्षेत्रों पर नहपान का अधिकार था। महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर से उसकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नहपान के अधिकार में महाराष्ट्र का कुछ भाग, मालवा, गुजरात, अपरांत, काठियावाड़ और अजमेर सम्मिलित था। संभवतः इसी के काल में सातवाहनों को महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। राज्य विस्तार के क्रम में उसके नासिक गुहालेख संख्या 10 से केवल एक युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। उसमें नहपान के दामाद उसवदात द्वारा अपने मित्र उत्तम भद्रों की मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता कर उन्हें पराजित करने का विवरण है। इस विजय के बाद उसने पुष्कर तीर्थ में दान दिया था। नहपान की राजधानी के संबंध में पेरिप्लस के साक्ष्य से हमें ज्ञात होता है। पेरिप्लस के अनुसार नहपान की राजधानी मिन्न नगर थी, जिसका समीकरण एरियाक, मंदसौर, दोहद, बड़ौच या आर्यावर्त से किया गया है। अर्थात इस मिन्न नगर के समीकरण के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अब नहपान के शासन प्रबंध के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। नहपान के सिक्कों पर अंकित लेखों के अनुसार उसने राजन एवं क्षत्रप, जो नासिक अभिलेख 41, 42 और 45 की तिथि से युक्त है, उपाधियां धारण की थी। लेकिन 46 तिथि वाले अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि सिक्कों में उसे राजन कहा गया है और नासिक अभिलेख 41, 42 और 45 तिथि वाले जो अभिलेख हैं, उनमें उसे क्षत्रप कहा गया है। लेकिन 46 तिथि के नासिक अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। कहने का मतलब इस समय तक नहपान जो है सर्वे सर्वा राजा बन गया था। इससे पहले ये किसी न किसी के अधीन शासन कर रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है।
उसका साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। अयम, जिसका दूसरा नाम अर्यमन भी मिलता है, उसका अमात्य था, तथा ऋषभदत्त, जिसको उसवदात के नाम से भी जाना जाता है, उसके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन, जो नासिक में स्थित था, तथा मामल्ल, जो पूना में स्थित था, वहाँ का प्रांतीय शासक था। अब मैं नेपाल की मुद्राओं के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। इसके सिक्के चांदी तथा तांबे के हैं, जो कि एक निश्चित मान के हैं। उसके समय में सोने तथा चांदी के सिक्के, जिनको कारसापण कहा जाता है, उनका अनुपात 1:35 था। अर्थात 35 चांदी के सिक्के एक स्वर्ण के सिक्के के बराबर माने जाते थे। नासिक के एक लेख में 70,000 कारसापणों का मूल्य 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में दिया गया है। अब नेपाल की पराजय तथा उसके अंत के विषय में मैं आपको विवरण प्रस्तुत करूंगा। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख तथा जोगलथम्बी मुद्रा भांड से सातकर्णी द्वारा नेपाल की पराजय की पुष्टि होती है। कहने का मतलब यह है कि मैंने बहुत पहले पिछले व्याख्यान में आपसे चर्चा की थी सातवाहनों के संदर्भ में, कि सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का इतिहास अंधकारमय हो गया था। यहाँ कोई योग्य शासक नहीं था और इस अवधि में शकों ने सातवाहनों के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सातकर्णी प्रथम के बाद से ही शकों और सातवाहनों में संघर्ष चलता आ रहा था, जिसमें शकों ने सातवाहनों के प्रदेशों पर अधिकार करके उन्हें उनके कई स्थानों से बेदखल कर दिया था। यही स्थिति गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय तक रही थी। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का 23वां महान शासक था, उसने सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा और गौरव को चरम शिखर पर पहुंचाया था और उसने अपने समकालीन शक शासक नहपान को पूरी तरह से पराजित किया था। यही नहीं, नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलन करने वाला कहा गया है तथा गौतमीपुत्र को आकर, जो पूर्वी मालवा का दूसरा नाम है, अवंती, जो पश्चिमी मालवा का नाम है, अनूप, जो माहिष्मती प्रदेश का नाम है, अपरांत, जो उत्तरी कोंकण का नाम है, और सौराष्ट्र, जो काठियावाड़ का नाम माना जाता है, इनका विजेता कहा गया है। अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, माहिष्मती प्रदेश, उत्तरी कोंकण और काठियावाड़ को जीता था। ये प्रदेश पहले नेपाल के अधीन थे। जोगलथम्बी मुद्रा भांड में भी नेपाल के 2/3 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा अपने नाम से पुनः मुद्रित कर प्रचलित किए गए थे। यह भी इस बात का प्रमाण है कि नेपाल को पराजित करने के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाकर उन्हें फिर से प्रचलित किया। इसके बाद अन्य क्षयरात वंश की मुद्रा या अभिलेख प्राप्त न होना भी नहपान को इस वंश का अंतिम शासक सिद्ध करते हैं। ये समस्त प्रमाण
सातवाहनों के उत्कर्ष व क्षयरात वंश के उन्मूलन का संकेत देते हैं। इन सभी बातों से या सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और नहपान में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में संभवतः नहपान की पराजय हुई और आमने सामने के युद्ध में वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों मारा गया होगा। नहपान का शासनकाल। अब इसके शासनकाल की अपन चर्चा करें तो हमें ज्ञात होता है कि नहपान की प्रथम ज्ञात तिथि 41 है, जो नासिक अभिलेख में अंकित है। उसकी अंतिम ज्ञात तिथि 46 है, जो पूना के पास जुन्नार अभिलेख से प्राप्त हुई है। ये तिथियां शक सम्मत की हैं और आपको यह ध्यान रहे कि शक सम्मत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क प्रथम के द्वारा प्रचलित किया गया था। इस आधार पर नहपान का काल 41 + 78 बराबर 119 ईस्वी से 46 + 78 बराबर 124 ईस्वी तक रहा। कहने का मतलब यह है कि नहपान ने 119 से 124 ईस्वी तक शासन किया। जो भी हो, निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि नहपान क्षयरात वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने क्षयरात वंश की शक्ति को बढ़ाया, लेकिन सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों से पराजित होना पड़ा। उसका राज्यकाल समृद्धि का काल था। पेरिप्लस से ज्ञात होता है कि भृगुकच्छ अर्थात भड़ोंच उसके काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहाँ उज्जैन, प्रतिष्ठान और टेर से निर्यात हेतु सामान पहुँचता था तथा विदेशों से भोग विलास आदि की सामग्री, चांदी के सुंदर एवं बहुमूल्य पात्र, सुंदर कुंवारी कन्याएं, उत्कृष्ट मदिरा, महीन कपड़ा आदि का आयात किया जाता था। धन्यवाद छात्रों।